हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नागपुरी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन लिपिकर व्यवहार। ठीक है, कौन लिपिकर व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुए है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस लिपि का व्यवहार नागपुरी व्याकरण में यानी नागपुरी भाषा में सबसे कम हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है कैथी लिपिकर, उड़िया लिपिकर, रोमन लिपिकर या फिर बंगला लिपिकर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, उड़िया लिपिकर। ठीक है, तो किस लिपि का नागपुरी व्याकरण में सबसे कम व्यवहार हुआ है यानी उपयोग हुआ है, तो उड़िया लिपि का सबसे कम व्यवहार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपिकर विशेषता है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा किस लिपि का विशेषता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है रोमन लिपिकर, कैथी लिपिकर, देवनागरी लिपिकर या बंगला लिपिकर। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देवनागरी लिपिकर। ठीक है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा किस लिपि का विशेषता है, तो देवनागरी लिपि का विशेषता है सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देवनागरी लिपि का उद्भव कौन लिपि से मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि से, कुटिल लिपि से, शारदा लिपि से या गुप्त लिपि से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ब्राह्मणी लिपि से। ठीक है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ठीक है, याद रखना है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए। ठीक है, झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपिकर बगरा उपयुक्त आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंडी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का ज्यादा उपयोग किया गया है। ठीक है, रोमन लिपि का, देवनागरी लिपि का, ओल चिकी लिपि का या बरांग चीती लिपि का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, देवनागरी लिपि का। ठीक है, झारखंडी भाषा सबको लिखने के लिए किस लिपि का ज्यादा उपयोग किया गया है, तो देवनागरी लिपि का किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दोसर भाषा मन से आवल शब्द मन में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, दोसर भाषा मन से आवल शब्द मन में का ऐ और औ मात्रा कर व्यवहार हो सकेला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे भाषा सबसे जो शब्द आया है नागपुरी व्याकरण में। ठीक है, तो क्या हुआ है, यानी नागपुरी व्याकरण में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दूसरे भाषा सबसे आए हुए हैं। ठीक है, तो उस पर बोलता है क्या ऐ और ओ की मात्रा है उसका व्यवहार हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है नहीं हो सकता है, या अपवाद के रूप में हो सकता है, या हाँ मतलब हो सकता है, या का जानी। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अपवाद के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे भाषा सबसे आए हुए शब्द मन में, ठीक है, ऐ और ओ जो मात्रा है उसका व्यवहार किस रूप में हो सकता है, तो अपवाद के रूप में हो सकता है। ठीक है, याद रखना इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐ किस वर्ण का विकल्प ध्वनि है। ऑप्शन है ऐ, औ, ए या फिर ई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियरली ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, ऐ का। ठीक है, क्या है, विकल्प ध्वनि है। विकल्प ध्वनि दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ए शब्द है, ठीक है, ऐ जो शब्द है इसका नागपुरी में व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, उसके जगह में हम क्या लिखते हैं, ऐ लिखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमारा लिखा गया है। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि नागपुरी व्याकरण में हमारा जो ऐ ये शब्द है इसका व्यवहार नहीं होता है, उसके जगह में किसका होता है, तो ऐ लिखा जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा है। ठीक है, कि ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, औ विकल्प ध्वनि केकर ले व्यवहार होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि औ जो विकल्प ध्वनि यहाँ पे दिया हुआ है तो किस वर्ण के लिए व्यवहार होता है वो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, वर्ण और दिए हुए हैं कौन कौन है, ई, ऐ या ओ या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, औ जो विकल्प ध्वनि है तो किस वर्ण के लिए व्यवहार होता है, यहाँ पे तो ऑप्शन पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन किसके लिए होता है, तो औ के लिए। ठीक है, आपने ये शब्द देखा होगा, इस शब्द के लिए इस वर्ण के लिए व्यवहार किया जाता है। किसका, तो औ जो विकल्प ध्वनि है उसका। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, क वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर समूह में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका क वर्ण है, ठीक है, वह किस व्यंजन वर्ण के समूह में आता है। ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, जो क वर्ण है वह किस व्यंजन वर्ण के समूह में आता है, तो स्पर्श व्यंजन समूह में आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन पे दिया हुआ नहीं है, इसी वजह से देवल कोनो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लियरली समझते हैं कि उष्ण व्यंजन समूह में कौन कौन से वर्ण आते हैं, संयुक्त व्यंजन समूह में कौन कौन से वर्ण आते हैं और अंतस्थ व्यंजन समूह में कौन कौन वर्ण आते हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन समूह में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। इसमें हम बात करें तो क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, फिर च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। ठीक है, इन सारे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी इन सबको कहाँ पे रखा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन समूह वर्ग में रखा जाता है। क्लियर है? आगे हम बात करें अंतस्थ व्यंजन समूह वर्ग में किसको किसको रखा जाता है, किन वर्णों को रखा जाता है? तो य, र, ल, व को रखा जाता है। याद हो जाएगा। आगे हम देखें ऊष्म व्यंजन समूह में तालब स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह। क्लियर है? और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र, इन चारों वर्णों को रखा जाता है। ठीक है, सारे को आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि बहुत सारे वर्णों को मैंने क्या किया है? तो रेट से लिखा है। ठीक है, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र है, फिर यहाँ तालब स और यहाँ दैन स और यहाँ पे अन्ना। ठीक है, तो इन सब का नागपुरी व्याकरण में व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सारे वर्णों का नागपुरी व्याकरण में आपको व्यवहार में नहीं मिलेगा। इन वर्णों के जगह में कुछ और यानी उसका विकल्प ध्वनि मिलेगा। ठीक है, तो इसे याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ख कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ख है वह किस व्यंजन वर्ण समूह का उदाहरण है। ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे क्लियरली है किसका हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन समूह का उदाहरण है, यानी ख जो वर्ण है वह स्पर्श व्यंजन समूह में आता है। क्लियर है? जस्ट हमने अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, घ कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो घ है कौन तरह कर अक्षर भाग में आता है। ऑप्शन है अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक या संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, महाप्राण। जो घ है, ठीक है, वह किस अक्षर भाग में आता है? तो महाप्राण में आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पूरा समझ लेते हैं कि महाप्राण और अल्पप्राण किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि महाप्राण जहां उच्चारण में बगरा ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला वो क्या महाप्राण कहल जाएला। ठीक है, महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, मुंह से ज़्यादा हवा निकलता है। ठीक है, तो उसे हम उस वर्ण को उस क्या कहेंगे? हम महाप्राण कहेंगे। जैसे अगर उदाहरण देखें तो ख है, घ है, छ है, झ है, ठ है, फिर ढ है, थ है, ध है, फिर फ है और म है। क्लियर है? अगर हम आगे बात करें अल्पप्राण की, तो जहां उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण में हलुक हुए, उके अल्पप्राण कहल जाएला। तो अल्पप्राण किसे कहेंगे? तो जहां उच्चारण में कम ताकत लगाना पड़े, ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में कम ताकत लगाना पड़े, मुंह से कम हवा निकले, या फिर जो उच्चारण वो हल्का हुए, हलुक हुए, उसको हम क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे वर्ण है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क है, ग है, अंगा है, च है, फिर ज है, ट है, ड़ है, त है, द है, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ठीक है, इतने सारे वर्ण हैं, किसके हैं? तो अल्पप्राण के उदाहरण है। ठीक है, सारे को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे। ठीक है, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टांगीनाथ, ठीक है, किसी जगह का नाम है, गुमला जिला में है। ठीक है, तो वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा का उदाहरण है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन से भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, जो टांगीनाथ जगह है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलिए समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाएला। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जोन शब्द से कोनो एक निश्चित वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध वेला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाले, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी किसी निश्चित स्थान हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, बस इस बात को याद रखना है कि जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, बस इतना सब पकड़ के रखना है दिमाग में। जैसे हम यहाँ देखें तो रांची किसी निश्चित जगह, खास जगह का बात कर रहा है। सोमरा किसी का नाम है, निश्चित व्यक्ति का नाम है। गुमला भी कोई जगह का नाम है। रामरेखा भी जगह का नाम है, निश्चित है कि रामरेखा कोई जगह है। ठीक है, मंगरा किसी का नाम है। सोनरेखा नदी का बात कर रहा है। बगरू पहाड़ का बात कर रहा है, मतलब निश्चित जगह का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन में लौटते हैं। क्वेश्चन में था कि टांगीनाथ, ठीक है, टांगीनाथ गुमला जिला में आए, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है कि? तो टांगीनाथ एक निश्चित जगह को बता रहा है, तो कौन सा भेद हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, रामरेखा में बड़का मेला लागेला। ठीक है, रामरेखा में बड़का मेला लागेला वाक्य में कई ठो संज्ञा आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखा मेला में, ठीक है, सॉरी, रामरेखा में बड़का मेला लागेला, इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्द हैं वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन से 2 ठो, 3 ठो, 1 ठो, एको गो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 2 ठो। ठीक है, कितने संज्ञा शब्द हैं? तो 2 हैं। अब बात करते हैं कौन कौन है। तो पहला तो हमारा रामरेखा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा मेला। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि रामरेखा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो रामरेखा किसी निश्चित जगह का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन मेला किसका उदाहरण होगा? तो मेला से क्या पता चल रहा है? तो समूह का बोध हो रहा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? रामरेखा और मेला यहाँ पे 2 संज्ञा शब्द हैं। पहला हम रामरेखा की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, और मेला यहाँ पर किसका हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 2 ठो संज्ञा शब्द है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मुड़वा जतरा में, कहा? तो मुड़वा जतरा में कै ठो खोड़ा नाचत रहे, वाक्य में कै ठो संज्ञा आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुड़मा जतरा में कै ठो खोड़ा नाचत रहे, इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्द आए हैं वो बताना है। ठीक है, 2 ठो, 4 ठो, 3 ठो, 1 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 2 ठो। ठीक है, कितने संज्ञा शब्द आए हैं? 2 आए हैं। अब कौन कौन आए हैं वो बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पे मुड़मा जतरा, ठीक है, और दूसरा खोड़ा, यानी यहाँ पे 2 कितने हो गए संज्ञा शब्द? कौन कौन? एक ठो मुड़मा जतरा हो गया और दूसरा खोड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो मुड़मा जतरा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ सिर्फ मुड़मा बोलता तो किसी जगह का नाम हो जाता, यहाँ पे मुड़मा। ठीक है, तो मुड़मा सिर्फ जगह का नाम बात करता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे मुड़मा जतरा साथ में आ रहा है। ठीक है, मुड़मा जतरा, और जतरा से किसका बोध होता है? तो बहुत सारे लोगों का झुंड का बोध होता है, तो यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, इसे याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है कि मुड़मा तो किसी जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ फिर बोल रहे हैं कि मुड़मा अगर सिर्फ मुड़मा दिया हो रहा था तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन मुड़मा जतरा यानी साथ में आ रहा है, जतरा का बोध करवा रहा है। ठीक है, मुड़मा जतरा यानी साथ में है, मुड़मा जतरा, तो इससे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। फिर यहाँ कैट हो खोड़ा, ठीक है, तो खोड़ा नाचत रहे, तो खोड़ा भी कोई व्यक्ति या किसी का बोध हो रहा है, तो ये भी खोड़ा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, खोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, डूमेर गछ में गोटगो फूल नी रहे। ठीक है, डूमेर गछ में गोटको फूल नी रहे, वाक्य में डूमेर गछ कौन तरह कर संज्ञा है कि? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डूमेर गछ में गोटको फूल नी रहे, इस वाक्य में डूमेर गछ किस तरह का संज्ञा का भेद है, किसका उदाहरण है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन से भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी से ही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, कैसे वो समझते हैं। यहाँ पर डूमेर गछ, ठीक है, डूमेर गछ कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा संज्ञा का भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर डूमेर को छोड़कर सिर्फ गछ रहता, क्या रहता? गछ रहता, तो यह फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो जाता। ठीक है, यह जातिवाचक हो जाता। कैसे? सिर्फ गछ बोलते तो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जितने सारे पेड़ों के प्रकार हैं, कोई आम गछ है, कोई जामुन गछ है, कोई कटहल गछ है, ठीक है, कोई सेमर गछ है, तो सारे, यानी सिर्फ यहाँ पे गछ बोल रहे हैं तो सारे गच्छों का बोध हो जा रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ खास बोल रहा है डूमेर गछ, यानी किसी निश्चित, ठीक है, वस्तु चाहे पेड़ किसी का बोध करा दे रहा है। ठीक है, तो किसी निश्चित वस्तु का जो बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे डूमेर गछ किसका भेद हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरवा घाघ, कौन घाघ? तो पेरवा घाघ में आप गोटको पेरवा नखे, वाक्य में पेरवा घाघ
कौन संज्ञा है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरवा घाक में आप गुट को मतलब एक भी पेरवा यानी जो कबूतर होता है नहीं है, तो इस वाक्य में पेरवा घाक कौन संज्ञा का उदाहरण है वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, यहाँ पर पेरवा घाक कौन सा हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निश्चित जगह का बोध करा रहा है पेरवा घाक। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है तो किसी जगह का नाम बता रहा है। ठीक है, पेरवा घाक, तो किसका भेद हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, गोला बैल कर चैल दमगर आहे। ठीक है, गोला बैल कर चैल दमगर आए, वाक्य में गोला बैल कौन संज्ञा है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोला बैल कर चैल यानी चलने का जो है, दमगर मतलब तेज है, अच्छा है, तो वाक्य में गोला बैल। ठीक है, इस वाक्य में गोला बैल किस संज्ञा का उदाहरण वो बताना है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या देवल कोनोनी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा देवल कोनोनी ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है किसका, तो गोला बैल, यहाँ सिर्फ बैल बोलता। ठीक है, तो बैल यहाँ सिर्फ हमारा जाति, अगर सिर्फ बैल बोलता तो जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गोला बैल बोल रहा है तो निश्चित यहाँ पे बोध करा दे रहा है किस बैल का बात कर रहा है, तो गोला बैल का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन पे दिया हुआ नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देवल मुहावरा कर सुपट माने बताओ। ठीक है, यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है और उसका मतलब बताना है क्या होगा। और मुहावरा क्या है, तो कौड़ी कर तीन हुए। मुहावरा क्या है, कौड़ी कर तीन हुए, तो इसका मतलब क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन है कोनो काम कर नी हुए, या फिर कौड़ी खेलक विधि, या कीमती सामान कर बर्बादे, या बेस काम लागिन जतन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कीमती सामान कर बर्बादी। क्लियर है, मुहावरा क्या है, तो कौड़ी कर तीन हुए, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो कीमती सामान कर बर्बादी। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, देवल मुहावरा कर सुपट माने बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवल मुहावरा कर सुपट माने बताओ, यहाँ मुहावरा दिया हुआ है उसका अर्थ बताना है। ठीक है, मुहावरा क्या है, अगिया बैताल हुए। मुहावरा क्या है, अगिया बैताल हुए, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। बैतल आदमी, क्या बैतल आदमी, या से खेलेक, मतलब यहाँ पे आइक छूट गया। ठीक है, आइक से खेलेक हो जाएगा। जरूरत से बगरा बदमाश हुए, या देवल कोनो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जरूरत से बगरा बदमाश हुए। ठीक है, मुहावरा क्या है, अगिया बैताल हुए, इसका मतलब क्या होगा, तो जरूरत से बगरा का हुए, बदमाश हुए। ठीक है, यही मतलब होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। ठीक है, यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है और उसका मतलब बताना है। मुहावरा क्या है, अकील भिड़ायक, क्या का भिड़ायक, तो अकील भिड़ायक, इसका मतलब क्या होगा वो देखते हैं। अकील से काम ले, या अकील भुलायक, या फिर बेमतलब कर काम करे, या जुगुत बैठायक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जुगुत बैठायक। ठीक है, अकील भिड़ायक का मतलब क्या होगा, सही मतलब क्या होगा, तो जुगुत भिड़ायक। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा, जुगुत बैठायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। ठीक है, यहाँ भी मुहावरा दिया हुआ है, उसका मतलब बताना है। अरई मारेक, मुहावरा क्या है, अरई मारेक, तो इसका मतलब क्या होगा, कोनो बात के बढ़ाए चढ़ाए के कहे, या फिर समय अनुसार काम लेवे, या बेइज्जत करे, या संबंधित बात कर। ठीक है, उसकाए ले के लड़वाएक। ठीक है, संबंधित बात से उसकाए के लड़वाएक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, संबंधित बात में उसकाए के लड़वाएक। अरई मारे का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोई भी बात है उसमें क्या करके उसका के क्या करना है, तो लड़ाई लगवाना। ठीक है, यही मतलब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। ठीक है, यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है और उसका मतलब बताना है। मुहावरा क्या है, तो अरवा चाउर से चुमाए। मुहावरा क्या है, अरवा चाउर से चुमाए, तो इसका मतलब क्या होगा, खुशामिद करे, या बेस स्वागत करे, या बेसी इज्जत देवे, या अपन फायदा हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, बेस स्वागत करे। ठीक है, अरवा चाउर से चुमाए, इसका मतलब क्या होगा, इस मुहावरा का मतलब क्या होगा, तो बेस स्वागत करे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जे लोक साहित्यिक भाग के अंग्रेजी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जे लोक साहित्यिक भाग के अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहल जाएला, ओके नागपुरी में कौन रूप में जानल जाएला। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस लोक साहित्यिक भाग को हम अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं, उसे नागपुरी में किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कवनैत, कहावत, लोकोक्ति, या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सभे। ठीक है, तो हम जिस लोक साहित्यिक भाग को अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं, उसे हम नागपुरी में क्या क्या कहते हैं, तो कवनैत कहते हैं, कहावत कहते हैं, और लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देवल सभे हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहावत, कवनैत, लोकोक्ति एक ही को कहते हैं। ठीक है, एक ही सबका नाम है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्ञान कर भंडार कौन लोक साहित्यिक भाग के कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञान का भंडार यानी ज्ञान कर भंडार यानी ज्ञान का भंडार किस लोक साहित्यिक भाग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन से कहावत, लोक गाथा, बुझवल या देवल कोनो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, कहावत। ठीक है, तो ज्ञान कर भंडार किस लोक साहित्यिक भाग को कहा जाता है, तो कहावत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञान और संस्कृति कर पहचान केकर पहचान, तो ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा देखल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञान और संस्कृति का पहचान किस लोक साहित्यिक भाग में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन से लोकगीत में, लोक सुभाषित में, लोक गाथा में या लोक नाटक में। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लोक सुभाषित में। ठीक है, ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो लोक सुभाषित में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, मधुरता, संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता केकर विशेषता है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मधुरता, ठीक है, और संक्षिप्तता, फिर सरलता और स्पष्टता केकर विशेषता है कि वो बताना है। ठीक है, कविनेत कर, मुहावरा कर, मंत्र कर या कथनाक रूढ़ी कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, कविनेत कर। केकर, तो कविनेत कर। तो कविनेत कर क्या क्या विशेषता है, मधुरता है, संक्षिप्तता है, सरलता है और अस्पष्टता है। ठीक है, किसका ये विशेषता है, तो कवनित यानी कहावत का विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, सुपट ढंग से, ठीक है, सुपट ढंग से कोनो विषय वस्तु के सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करे के लिए हमरे केकर सहायता लेविला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुपट ढंग से यानी सही ढंग से किसी विषय वस्तु को सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करने के लिए हम किसका सहायता लेते हैं। ऑप्शन से भुजबल का, बालगीत का, मंत्र का या देवल कोनो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा कवनित यानी कहावत। ठीक है, तो हम किसी चीज को यानी किसी विषय वस्तु को सही सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करने के लिए किसका सहायता लेते हैं, तो कहावत का लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन पे हमारा दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, चरे गेली चौथायाली। ठीक है, कौन तरह कर लोक साहित्यिक उपभाग है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चरे गेली और चौथायाली कौन तरह कर लोक साहित्यिक उपभाग है। ठीक है, ऑप्शन से नीति कथन है, सूत्र वाक्य है, कवनित है या उपदेशात्मक वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कवनित यानी कहावत है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो चरे गेली और चौथायाली इसका मतलब क्या होता है, तो बेस काम करे में अनिष्ट हुए यानी सही काम करने में अनिष्ट हो जाना यानी नुकसान हो जाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बामन खाए मूसा। ठीक है, बामन खाए मूसा उगते ना पुगते कौन तरह का लोकोक्ति है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बामन खाए मूसा उगते ना पुगते किस तरह का लोकोक्ति है वो बताना है। ठीक है, नीति कथन है, जायज संबंधी है या प्रकृति संबंधी है या धर्म संबंधी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, जायज संबंधी। ठीक है, बामन खाए मूसा उगते ना पुगते किस तरह का लोकोक्ति है, तो जायज संबंधी एक कहावत है। ठीक है, कवनित है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बामन खाए मूसा उगते ना पुगते, इसका मतलब क्या होता है, दुयो काम में संकट हुए। ठीक है, जो भी दो काम कर रहे हैं उसमें क्या होना, तो संकट होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, कानी गाय कर अलगे बथान। क्वेश्चन क्या है, कानी गाय कर अलगे बथान कौन तरह कर कहावत है के। ठीक है, ऑप्शन है जीव जंतु संबंधी, नीति शिक्षा संबंधी, प्रकृति संबंधी या धर्म संबंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, नीति शिक्षा संबंधी। ठीक है, कानी गाय के अलगे बथान किस तरह का कहावत है, तो नीति शिक्षा संबंधी है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसे फर्क के रहे। ठीक है, यानी सभी व्यक्तियों से क्या रहना, अलग रहना, उसी को क्या बोला जाता है, कानी गाय के अलगे बथान। और यह किस तरह का कहावत है, तो नीति शिक्षा संबंधी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, गोंदली सरे तो धान झरे। ठीक है, गोंदली सरे तो धान झरे कौन तरह का कहावत है कि। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोंदली सरे तो धान झरे किस तरह का कहावत है, प्रकृति संबंधी है, उपदेशात्मक है, खेती बाड़ी संबंधी है या भाग्य संबंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, खेती बाड़ी संबंधी। ठीक है, गोंदली सरे तो धान झरे किस तरह का कहावत है, तो खेती बाड़ी संबंधी। और इसका मतलब क्या होता है, तो पानी बेसी आले गोंदली सरेला मुद्दा धान बढ़िया से होवेला। ठीक है, पानी अगर ज़्यादा आता है तो क्या होता है, गोंदली सरता है लेकिन धान अच्छा होता है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, जब खुल के डूबे बेर। ठीक है, जब खुल के डूबे बेर तब जानू 4 दिन आवे झेर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब खुल के डूबे बेर तब जानू 4 दिन आवे झेर कौन किस्म कर लोकोक्ति है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब खुल के डूबे बेर तब जानू 4 दिन आवे झेर। ठीक है, किस प्रकार का लोकोक्ति है वो बताना है।
प्रकृति संबंधी है, खेती बाड़ी संबंधी है, नीति कथन संबंधी है या भाग्य संबंधी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, प्रकृति संबंधी। ठीक है, जब खुल के डूबे बेर तब जानू 4 दिन आवे झेर। ठीक है, किस तरह का कहा लोकोक्ति है, तो प्रकृति संबंधी है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।